हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ राइट ऑफ एंड वेब ऑफ। इसमें का डिफरेंस क्या है ये हम आज देखने वाले हैं। मेरा नाम है सुशील रगड़े। मैं एक्स मैनेजर हूँ रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में। मैंने काम किया है 3-4 साल और अभी मैं रिज़र्व बैंक और बाकी सारे जो एग्ज़ाम्स है उसके लिए स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ। तो ये जो हमारा टॉपिक है इसमें मैक्सिमम जो फोकस होने वाला है हमारा वो राइट ऑफ पे होने वाला है। लेकिन क्या है, कभी कभी अभी लोगों में जो कन्फ्यूजन है कि वेब ऑफ क्या होता है, राइट ऑफ क्या होता है, उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन मैक्सिमम जो फोकस रहेगा वो राइट ऑफ पे रहेगा। जो जो टर्म्स इसमें आएंगे मैं वो एक्सप्लेन करूँगा, और जो टर्म्स मैं वीडियो में नहीं एक्सप्लेन करूँगा वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। पहले भी मैंने फेसबुक पे क्वेश्चन डाले थे कि जिनको जिनको कुछ डाउट है वो पूछे, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने डाउट्स पूछे हैं, तो मैं उसको इस वीडियो में इंक्लूड करने का ट्राई करूँगा। ये टॉपिक वैसे काफ़ी डिफ़िकल्ट है। मैंने यहाँ पे बहुत टाइम लगा मुझे ये अपलोड करने में, क्योंकि मैंने इसके बारे में काफ़ी पढ़ा, लेकिन ज़्यादा कुछ अवेलेबल नहीं है। जो पब्लिक डोमेन है जैसे नेट है, कोरा पे ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। मैंने मेरे कुछ आरबीआई के जो फ्रेंड्स हैं उनके भी साथ डिस्कस किया, तो जितना मुझे पता है मैं उतना आपको बताने का ट्राई करता हूँ। और अगर कुछ इसमें गलत है मेरा कंसेप्ट या कुछ, तो आप वहाँ पे कमेंट में डाल सकते हैं। तो फाइनली हमारा एम क्या होना चाहिए, हमें सबको सीखना है। मतलब यू आर ऑल्सो स्टूडेंट एंड आई एम ऑल्सो स्टूडेंट। हमें कंटिन्यूसली लर्निंग प्रोसेस चालू रखनी चाहिए। तो अभी हम यहाँ पे चालू करते हैं। तो ये जो इशू है वो क्यों आया है, तो ये इशू इसलिए आया है क्योंकि एक साकेत गोखले, आपने नाम सुना होगा, ठीक है। साकेत गोखले ये जो है ये आरटीआई एक्टिविस्ट है। इन्होंने एक आरटीआई फाइल किया था आरबीआई में। तो उन्होंने क्या पूछा था, ये है उनका क्वेरी। अगर किसी को पता है कि आरबीआई में या कोई भी इंस्टीट्यूशन में आरटीआई कैसे फाइल करते हैं, तो उसका आंसर ऐसे मिलता है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्वेरी होती है और यहाँ पे रिप्लाई मिलता है। तो ये जो क्वेश्चन है, हमें ये देखिए, ये जो वीडियो है इसमें हमें पॉलिटिकली नहीं देखना है, हमें अंडरस्टैंड करना है कि ये इशू क्या है। तो मैं यहाँ पे किसी भी मतलब पॉलिटिशियन का और या किसी भी अपोजिशन पार्टी या किसी का नाम नहीं लेने का ट्राई करूँगा, लेकिन देखते हैं हम ये वीडियो आगे कैसे जाता है। तो पार्लियामेंट में कुछ एमपीज़ ने क्वेश्चन पूछा था इसके बारे में कि हमें डिफ़ॉल्टर्स के नाम बताइए, लेकिन गवर्नमेंट के साइड से वो आंसर्स नहीं आए थे। लेकिन ये आरटीआई में ये 50 जो नाम से उन्होंने क्या पूछा है, टॉप 50 विलफुल डिफ़ॉल्टर्स, ठीक है। विलफुल डिफ़ॉल्टर्स के नाम मांगे हैं, कौन से, जिनका जो लोन है वो राइट ऑफ हुआ है। इसको ये नाम कहता है टेक्निकली और प्रूडेंशियल राइट ऑफ, ठीक है। हम आगे देखेंगे ये क्या होता है। एक नॉर्मल राइट ऑफ होता है और ये टेक्निकल और प्रूडेंशियल राइट ऑफ, इसको प्रूडेंशियल भी कहते हैं या टेक्निकल भी कहते हैं। तो उन्होंने ऐसा इन्फॉर्मेशन मांगा था गवर्नमेंट से कि ये जो डेट है, उन्होंने डेट पूछा था, ये डेट तक किस किस लोगों के जो अकाउंट्स है वो राइट ऑफ किए हैं, ठीक है। तो ये सारा केस है, इसमें इन्होंने आंसर दिया है कि और इसमें ये भी लिखा है बाद में, देखो ये आंसर आरबीआई की तरफ से आया है। और कुछ कुछ जो न्यूज़पेपर थे या फिर टीवी चैनल्स थे उन्होंने ये बताया कि आरबीआई ने राइट ऑफ किया है। तो आरबीआई राइट ऑफ नहीं करता है। तो यहाँ पे ये भी दिया है, डेटा इज़ रिपोर्टेड बाय द बैंक्स एंड आरबीआई विल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल एनी मिस रिपोर्टिंग और इनकर्ड एनी रिपोर्टिंग बाय द रिपोर्टिंग एंटिटीज़, ठीक है। तो इन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया है ये। तो ये जो अभी हमें एग्ज़ाम के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, हमारा एग्ज़ाम के लिए हमें ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि ये क्या है, CRILC। मैं आगे स्लाइड जाने से पहले आप इसको पॉज करके खुद को पूछ सकते हैं कि आपको ये पता है कि क्या है, क्योंकि ये जो डेटाबेस मेंटेन करता है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, वहीं से आरबीआई ने ये डेटा, ये जो साकेत गोखले है, इनको प्रोवाइड किया है, ठीक है। अभी हम आगे देखते हैं क्या है। तो ये है सेंट्रल रिपोजिटरी, ठीक है। ये क्या है, सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स, ठीक है। तो ये जो लार्ज जो क्रेडिट्स है उनका ये सेंट्रल रिपोजिटरी है, इनका जो इन्फॉर्मेशन है उनके यहाँ पे होता है। तो कौन से इनका क्राइटेरिया क्या है, 5 करोड़ एंड अबव, ठीक है। 5 करोड़ एंड अबव जिनको लेंडिंग है वो उसका जो डेटा है ये मेंटेन करते हैं।
और यहाँ पे ये जो होता है एसेट एंड एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसको ARC कहते हैं, स्पेशलाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट बाइज द NPAs और बैड एसेट फ्रॉम द बैंक्स एंड फाइनेंशियल सो दैट द लेटर कैन क्लीन अप देयर बैलेंस शीट। ठीक है, क्लीन अप देयर बैलेंस शीट मतलब क्या है? अभी ये ARC का प्रोसीजर क्या होता है, इस टॉपिक से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लेकिन इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल कोई किसी का लोन है, ठीक है, लोन है मान लो 100 करोड़ का, तो बैंक कहती है ARC को कि आप ये 100 करोड़ का लोन ले लो, मान लो 60 करोड़ में, ठीक है, 60 करोड़ में ले लो और फिर आप इसका रिकवरी करो, फिर आपका और हमारा बाद में रिलेशन कोई नहीं होगा। तो एसेट रिकवरी कंपनी से बैंक 60 करोड़ ले लेगी और उसका जो लोन का पोर्टफोलियो है, मतलब क्या, उसके पेपर्स, सारे पेपर्स उसको दे देगी। तो वो ARC जो है एसेट रिकवरी कंपनी, फिर बाद में फिर वो इसका बिजनेस डिसीजन है कि उसमें से वो 60 करोड़ निकाले या उससे ज़्यादा निकाले या उससे कम निकाले, तो वो उसका प्रॉफिट है। तो इस तरीके से ये जो प्रोसीजर है रिकवरी करने की, तो ये एक है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। सेकंड होता है DRT बोलते हैं उसको, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल होता है। फिर लोक अदालत होती है। तो काफ़ी सारी प्रोसीजर्स है ये जो लोन जो NPA हुए वो रिकवर करने का। अभी रिसेंटली IBC है, वो भी हम आगे देखेंगे, ठीक है, बैंक्रप्सी कोड जो है उसके बारे में देखेंगे क्या है। तो आपको पहले समझ में आ गया ये क्या है, ये इन्फॉर्मेशन सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स, ये ऑर्गेनाइजेशन हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जो अमाउंट है 5 करोड़, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये RT एक्टिविस्ट का नाम भी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि किसके बारे में पूछा है, कितने लोगों के बारे में पूछा है, ठीक है, ये अभी होगी। तो अभी ये जो टेक्निकल मैंने जो बताया वहाँ पे, टेक्निकल एंड प्रूडेंशियल राइट ऑफ क्या होता है, इज द अमाउंट ऑफ नॉन परफॉर्मिंग लॉस विच आर आउटस्टैंडिंग इन द बुक्स ऑफ द ब्रांचेस, ठीक है, वहाँ पे रहेगा। लेकिन ये हेड ऑफिस में, हेड ऑफिस मतलब जहाँ पर बैंक का ओवरऑल बैलेंस शीट बनता है, वहाँ से वो निकल जाएगा, ठीक है, वहाँ से वो निकल जाएगा अकाउंट बैलेंस शीट में से। तो इसको कहते हैं राइट ऑफ। एन अमाउंट ऑफ टेक्निकल राइट ऑफ शुड बी सर्टिफाइड बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स। ऐसा यानी कि कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स होते हैं, मतलब जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, उनको बता के उनको एक्सप्लेन करना होता है कि ये हमें राइट ऑफ क्यों करना है। नॉर्मल राइट ऑफ कौन सा होता है? नॉर्मल राइट ऑफ मतलब ऐसे जो लोन्स है कि जो रियली कुछ जो लोग हैं वो जो भर नहीं सकते, उनका कंडीशन ख़राब है, कुछ हो गया तो वो राइट ऑफ कर दिया उनका, ठीक है, उनका वो नॉर्मल राइट ऑफ हो गया। लेकिन ये प्रूडेंशियल राइट ऑफ इसलिए है कि हमारी बैंक की जो बैलेंस शीट है वो अच्छी दिखे। अच्छी दिखे मतलब क्या है, उसमें ये जो बैड लोन है वो नहीं दिखे, इसलिए वो निकाल देते। हम आगे देखेंगे वो निकाल देना मतलब क्या करना, ठीक है। यहाँ पे आपको ये पहले पता चलना चाहिए कि टेक्निकल और प्रूडेंशियल राइट ऑफ मतलब क्या है। अभी ये है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर मतलब क्या है, न्यूज़पेपर में तो उनको थोड़ा सा मसालेदार न्यूज़ करना होता है, इसीलिए वो फ़ोटो बीटो देते हैं। ये कौन है? तो ये है मेहुल चोकसी। मेहुल चोकसी मतलब ये जो गीतांजलि जेम्स कंपनी है इसके है ये ओनर, ठीक है। तो ये रिटर्न ऑफ अमाउंट है, ये करोड़्स में, तो इतना करोड़ इनका रिटर्न ऑफ कर दिया है। मतलब ऐसा नहीं कि इतना ही इनका लोन है, इनका लोन ज़्यादा भी हो सकता है, मैक्सिमम ज़्यादा ही होगा, 10,000, 15, 20,000 करोड़। तो जितना रिकवरी हो सकता है उतना रिकवरी कर लिया। लेकिन अभी जो ये रिमेनिंग है 5,492 रिटर्न ऑफ किया, इसका मतलब ही डेफिनेशन ही है कि अभी ये रिकवरी करने के चांसेस है ही नहीं कुछ भी। पूरे चांसेस अभी ट्राई कर लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन आया नहीं, तब रिटर्न ऑफ करते। इसका मतलब राइट ऑफ का डेफिनेशन ही आपको बताता है कि इसमें के पैसे नहीं आने वाले, क्योंकि अगर आने के चांसेस थे तो वो राइट ऑफ नहीं करते। राइट ऑफ किया इसका मतलब ही है कि वो अभी आएगा ही नहीं पैसा, ठीक है। और ये तो सबको पता है, ये कौन है? विजय माल्या। ये है किंगफिशर एयरलाइंस, और पीछे भी काफ़ी सारी कंपनीज है। अभी यहाँ पर थोड़ा सा एक इशू हुआ था इसके बारे में, ठीक है, रुचि सोया। अभी ये क्या कंपनी थी? ये जो कंपनी, ये जो अकाउंट्स है सितंबर तक के, तब तक ये कंपनी ये जो पतंजलि है रामदेव बाबा की, उन्होंने ये कंपनी एक्वायर की नहीं थी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये कंपनी की है, तो इसलिए कुछ पेपर्स ने रामदेव बाबा का भी नाम दिया था, लेकिन बाद में उनको माफ़ी मांगनी पड़ी, क्योंकि ये डायरेक्टली रामदेव बाबा से उस टाइम रिलेटेड नहीं था। रामदेव बाबा ने बाद में ख़रीदा है ये, और वो भी लीगल वे से, जो प्रोसीजर है कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, वो उसके थ्रू इन्होंने ये पूरा प्रोसीजर किया। इसलिए यहाँ इस केस में, ये रुचि सोया के केस में रामदेव बाबा का कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये है 10 नेम्स है इसमें के। अब 50 भी आगे है, जो उन्होंने साकेत गोखले ने जो लिस्ट मांगी थी वो RBI ने दी है, और वो आगे मैंने अटैच किए। आपको जिसको इंटरेस्ट है देखने में वो स्टॉप करके देख सकता है।
तो देखो ये सारा लिस्ट है, यहाँ पे दिया है कि ये है टॉप 50 विलफुल डिफ़ॉल्टर्स। अभी यहाँ पे ये क्या है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। देखो यहाँ पे मेन हंगामा क्यों हुआ है, क्योंकि राइट ऑफ, टेक्निकल राइट ऑफ, प्रूडेंशियल राइट ऑफ तो होता ही रहता है। मतलब वो कोई मतलब ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कभी कभी इंडस्ट्री में प्रॉब्लम होता है, ये है वो है, मानसून है, तो वो होता ही है। लेकिन यहाँ पे क्या है, विलफुल डिफ़ॉल्टर्स है। विलफुल मतलब क्या है, इनकी कैपेसिटी थी पैसे भरने की, लेकिन इन्होंने नहीं किया है। सो दैट्स वाई दिस बिकम अ ग्रेट कंसर्न। तो यहाँ पे पूरा दिया इन्होंने कि सम फंडेड एडवांसेस आउटस्टैंडिंग अमाउंट टेक्निकली प्रूडेंशियली रिटर्न ऑफ। तो ये जो पूरे ये जो अकाउंट्स है यहाँ पे पूरा डिसेंडिंग ऑर्डर से दिया है। तो जिसको जिसको ये देखना है, देखो कुछ साल पहले मुझे याद है जब मैं MBA में था, उस टाइम पे ये गीतांजलि जेम्स और आर्या एग्रो, इनके शेयर बहुत अच्छे ट्रेड करते थे उस टाइम पे, लेकिन बाद में पता नहीं इनमें क्या फ्रॉड हुआ या क्या मिसमैनेजमेंट हुआ है। ठीक है, तो ये सारा ये जो नाम्स है, ये पूरे 50 नाम्स है। ठीक है, आप सारे के सारे ये कंपनी के नाम्स, मोस्टली डायमंड वाले ज़्यादा है यहाँ पे, डायमंड देखेंगे ना, डायमंड इंडस्ट्रीज़ है, उनको बीच में प्रॉब्लम हुआ था। ठीक है, तो ये सारा 50 कंपनीज़ के ये नाम्स है। ठीक है, आपको जिसको इंटरेस्ट है वो यहाँ पे स्टॉप करके देख सकते हैं। अभी मतलब ये ऐसा नहीं कि ये सिर्फ अभी का इशू है, मतलब अभी का जो इशू है वो मान लो हमारा 68,000 करोड़ का है। ठीक है, अभी ये साल का 2019 का, लेकिन ये पूरा रिकॉर्ड है पिछला, मतलब 2018 में इतने 1.44 लाख करोड़ के लोन राइट ऑफ किए, 17 में इतना था, 16 में इतना था, 15 में, 14 में, ये पूरा आप देखेंगे तो ये पूरा अमाउंट दिया है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ही हुआ है, ये PSU का है और ये प्राइवेट बैंक का है। मतलब प्राइवेट बैंक्स ने भी इस साल 23,000 करोड़ के लोन्स राइट ऑफ किए। ठीक है, मतलब ये प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स कहते हैं उसको, और ये प्राइवेट बैंक से। तो ये सारा अगर आप देखेंगे पिछले 10 साल का, तो ये अमाउंट 5 लाख करोड़ है। अगर आप देखेंगे तो ये डायरेक्टली लॉस किसका है, अगर हम डायरेक्टली देखेंगे तो ये जो हमारे सारे जो टैक्स पेयर्स है उनका लॉस है, क्योंकि ये पैसा कहाँ से राइट ऑफ हुआ है, प्रॉफिट से राइट ऑफ हुआ है। अगर प्रॉफिट कम हुआ है, इसका मतलब है गवर्नमेंट को इनकम टैक्स कम मिला है, और इनकम टैक्स कम मिला यानी कि जो मिलना था वो नहीं मिला है, यानी कि वो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट या जो टैक्स पेयर है उनका ही वो पैसा है। ठीक है, हम यानी कि इसको हम ज़्यादा निगलेक्ट नहीं कर सकते कि हमें क्या करना है, ऐसा नहीं। जो लोग टैक्स पेयर है उनका ये पैसा है, उनको बेनिफिट्स मिलने वाले थे। मान लो कुछ अभी जो लॉकडाउन के हिसाब से जो प्रॉब्लम चल रहा है, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, अगर ये सारा इसके ऊपर अगर ये कंपनी को प्रॉफिट होता तो इसके ऊपर जो इनकम टैक्स है वो गवर्नमेंट को मिलता था। ठीक है, तो ये हमने पूरा हिस्ट्री देख लिया कि पिछले 10 साल का हिस्ट्री क्या है। तो अभी बेसिक प्रोसीजर हमें समझनी पड़ेगी, क्या होता है ये, मतलब ये होता है प्रिंसिपल एंड ये है इंटरेस्ट। ठीक है, तो हमें ये समझने के लिए पहले क्या समझना पड़ेगा, देखो कि बैंक क्या है, एक बिजनेस है। ठीक है, बैंक बिजनेस है, और बिजनेस में क्या होता है, एक लायबिलिटी साइड होती है, एक एसेट साइड होती है। ठीक है, लायबिलिटी एंड एसेट। तो अगर हम एक मेजर एंगल देखेंगे बैंक के लिए, तो बैंक का जो एसेट है वो क्या है, लोन। ठीक है, एंड लायबिलिटी क्या है, डिपॉजिट्स। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बैंक के पास डिपॉजिट आया मतलब बैंक के पास अगर 1 लाख करोड़ रुपए डिपॉजिट है वो उसका एसेट है, वो एसेट नहीं, वो लायबिलिटी है। लायबिलिटी मतलब उसको देना है। ठीक है, और किसी को लोन दिया है मतलब 1000 करोड़ का लोन, तो वो बैंक का एसेट है, वो बैंक को आने वाला है। अभी यहाँ पर क्या हमें समझना है कि अभी हमें समझना है कि इनकम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है हमारा, अभी एसेट एंड लायबिलिटी का प्रॉफिट एंड लॉस से कैसे संबंध है। देखो कभी कभी हम सोचते कि कोई भी एक चीज़ है वो एसेट है या एक्सपेंस है, वो कैसे ढूंढना है। मान लो कार ली, एक कार, अगर सपोज़ वो कार अगर किसी ने ओला के लिए लिया है, ओला में यूज़ करने के लिए, सो दैट कार इज़ एन एसेट, क्योंकि वो एसेट से हम इनकम जनरेट करते हैं। तो सिंपल थिंग है, जो चीज़ हमें इनकम जनरेट करके देती है वो है हमारी एसेट। ठीक है, और जो एक्सपेंस है, मतलब अगर आपकी खुद की कार है तो आप उसको इनकम कोई नहीं आ रहा है, वो आपका लायबिलिटी है, दैट इज़ योर लायबिलिटी। तो इस केस में बैंक के लिए जो एसेट है वो बैंक के लिए क्या जनरेट करता है, इनकम जनरेट करता है।
ठीक है, बैंक के लिए इनकम है, मतलब जो लोन दिया है वो हमें इनकम जनरेट कर रहा है। तो ये किस लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उसको कहते हैं हम एसेट है, तो परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है, इसको हम कहेंगे परफॉर्मिंग एसेट। परफॉर्मिंग मतलब वो एसेट आपके लिए परफॉर्म कर रही है, परफॉर्म कर रही है मतलब दैट इज अर्निंग सम मनी और अर्निंग इंटरेस्ट। तो जब तक वो लोन है, जब तक उसके लिए ईएमआई आ रहे हैं या उसका इंटरेस्ट आ रहा है या उसके इंस्टॉलमेंट्स आ रहे हैं, तो हम उसको कहेंगे एसेट, परफॉर्मिंग एसेट। लेकिन जिस दिन, यानी कि हमारे पास अभी नॉर्म क्या है, 90 डेज नॉर्म है। अगर कोई पूछता है कि एनपीए का नॉर्म क्या है, तो 3 मंथ्स नहीं है। अगर आपको एग्जैक्टली बताना है तो दैट इज़ 90 डेज। हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं, अगर होम लोन है, अगर होम लोन में 3 इंस्टॉलमेंट्स नहीं आते हैं, ठीक है, 90 डेज यानी कि पहला महीना 30 डेज 30 डेज 30 डेज, उसके आने के बाद वो अकाउंट हो जाता है एनपीए। एनपीए क्यों? बिकॉज दैट अकाउंट इज़ नाउ नॉट परफॉर्मिंग, मतलब उससे हमें इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है। ये मैं डिटेल इसलिए बता रहा हूँ कि जो ये वीडियो सुनने वाले लोग हैं, इसमें से कुछ लोग बहुत नए हैं जिनको ये कुछ भी नहीं पता है, और जो लोग हैं उनको, जो बैंक में काम कर रहे हैं या जो अच्छी तैयारी कर रहे हैं, उनको ये पता होगा। लेकिन आप ये अभी सुन लो या फिर आप फास्ट करके सुन सकते हो। तो अभी 90 डेज़ हो गए, अभी इसका मतलब है अभी 90 दिन तक मुझे कुछ भी पैसा नहीं मिला, ठीक है, प्रिंसिपल नहीं, इंटरेस्ट नहीं, कुछ नहीं। अभी मैं इसको कर दूंगा एनपीए डिक्लेयर, नॉन परफॉर्मिंग एसेट ऐसे डिक्लेयर करूँगा। और अभी हमारा जो टॉपिक है राइट ऑफ, अगर ये 3 क्वार्टर्स तक, यानी कि 3 क्वार्टर्स मतलब 9 मंथ्स तक अगर इसमें कुछ भी पैसा नहीं आया, उसके बाद, ठीक है, यानी कि टोटल 1 साल हो गया, ठीक है, ये 90 डेज का एनपीए और उसके बाद 3 क्वार्टर्स, तो 1 साल बाद पैसा नहीं आया, आफ्टर दैट बैंक्स हैव द राइट टू राइट ऑफ दैट अकाउंट, ठीक है। तो अभी क्या है अभी हम देखते हैं कि इसमें एक्चुअली क्या होता है, ठीक है। अभी आपको पता चल गया एनपीए क्या है, ठीक है। परफॉर्मिंग, उसको स्टैंडर्ड एसेट भी कहते हैं हम, इसको परफॉर्मिंग एसेट मतलब इसको हम स्टैंडर्ड एसेट भी कहेंगे, ठीक है, स्टैंडर्ड एसेट मतलब जिससे हमें पैसा आ रहा है। और जो एनपीए है अभी उसके भी कैटेगरीज है अलग अलग, ठीक है, हम आके देखेंगे। अभी ये है एक बैलेंस शीट, आपको बैंक का समझने में आना चाहिए कि बैंक की बैलेंस शीट क्या होती है। ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बैलेंस शीट, ठीक है, एसबीआई की ये बैलेंस शीट है। तो ये सिंपल बैलेंस शीट है, लेकिन 10 साल का पूरा पिक्चर दिया उसमें। बैलेंस शीट में क्या होता है, लाइबिलिटीज़, ठीक है, एसेट। और हम देखेंगे तो बैलेंस शीट का मतलब ही है उसको बैलेंस, ये बैलेंस होता है अमाउंट, है ना, ये लाइबिलिटी एंड ये एसेट, ये दोनों सेम रहेगा। अभी इसमें क्या क्या आता है, ये है कैपिटल, ये सारा अमाउंट करोड़ में है, ये कैपिटल है। ये रिजर्व्स एंड सरप्लस है। रिजर्व्स एंड सरप्लस मतलब क्या है कि जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट ऐसा नहीं कि बैंक सारा का सारा जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है। डिस्ट्रीब्यूट मतलब डिविडेंड दे दिया, जैसे गवर्नमेंट को डिविडेंड दे दिया या शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया, तो जो बचा हुआ पैसा है वो रिजर्व में रहता है, ठीक है। तो रिजर्व से क्या है, वो लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी क्यों है, क्योंकि जो ओनर्स है उनको ये पैसा देना है, क्योंकि बैंक एज ए एंटिटी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। वो बैंक के अकाउंट में पैसा है, यानी कि वो लाइबिलिटी है, वो बैंक को किसी को देना है। किसको देना है, जो उसके ओनर्स है। ओनर्स कौन है, कुछ ओनर्स गवर्नमेंट है, कुछ ओनर्स प्राइवेट प्लेयर्स है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है। ये सारे डिपॉजिट्स है, बराबर है। 29 लाख करोड़ के डिपॉजिट है एसबीआई के पास। ये बोरोइंग है, मतलब बैंक बोरो भी करता है, ऐसा नहीं है, अलग अलग मार्केट से बैंक बोरो भी करता है, एनी अदर सेट। अभी ये एसेट साइड में क्या है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ होता है, एसएलआर में होता है, सीआरआर में होता है, अदर एसएलआर बॉन्ड्स में होता है, अलग अलग जगह पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट होता है। और ये है हमारा एडवांसेस, ठीक है, ये है एडवांसेस मतलब लोन्स। तो ये 28-29 लाख करोड़ का डिपॉजिट है एसबीआई का, 18-19 का, क्योंकि 19-20 की बैलेंस शीट अभी बनी नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसके बाद ये लॉकडाउन के बाद जनरली मई जून में वो बैलेंस शीट फाइनली आ जाती है, तो अभी वो नहीं मिलेगी, इसलिए लेटेस्ट अवेलेबल यही है। मैंने एसबीआई के जो एनुअल रिपोर्ट है उसमें से ये लिया है। तो
तो ये सारा चीज़ आपको समझने पड़ेगा, तभी ये आपको पूरा पिक्चर क्लियर होगा, ठीक है। तभी भी मुझे कुछ चीज़ में डाउट्स है, तो जितना है मैं आपको बताने का ट्राई करता हूँ। तो ये एडवांसेस हो गया। अभी यहाँ पे हम देखेंगे ना, तो यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पे किया है नेट इंटरेस्ट इनकम। ये नेट इंटरेस्ट इनकम है, मतलब SBI ने नेट इंटरेस्ट इनकम कितना कमाया। नेट इंटरेस्ट इनकम मतलब क्या है कि आपको लोन पे कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, वो आपका कमाई है, यानी कि इनकम है। डिपॉजिट पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो आपका एक्सपेंसेस है। तो वो माइनस करके जो बचेगा वो है नेट इंटरेस्ट इनकम। अभी देखो प्रोविजन फॉर NPA, तो ये है प्रोविजन फॉर NPA। हम प्रोविजन आगे देखेंगे क्या है। प्रोविजन मतलब उतना अमाउंट बाजू में रखा हुआ है, ठीक है। ये नेट प्रॉफिट और वो सारा यहाँ पे दिया हुआ है। देखो पिछले कुछ साल में यहाँ पे निगेटिव में आया था, ये जो है 17-18 में निगेटिव आया था प्रॉफिट। तो अभी आपको ये पूरा सारा इम्पोर्टेंट जो फिगर है वो आपको समझ में आ गया कि एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, वो सारा बैंक का बैलेंस शीट, NPA सब कुछ समझ में। अभी आगे देखते हैं। अभी ये जो है ये दिया है मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा का, ठीक है। ये है बैंक ऑफ बड़ौदा के फिगर्स। क्या दिया इन्होंने, अब ये मैंने किस लिए दिया आपको बताता हूँ। नीचे क्या है, ग्रॉस NPA, ठीक है। ये ग्रॉस NPAs है 2018 के और 2019 के। ग्रॉस NPA का परसेंटेज इतना है, ठीक है। अभी नेट NPA इतना है, ये अमाउंट कम है, क्योंकि ग्रॉस NPA से हम जब प्रोविजंस जो है, प्रोविजंस अगर माइनस करेंगे तो जो अमाउंट आता है वो अमाउंट होता है नेट NPA, उसको कहते हैं, ठीक है। हाँ, जब आप देखेंगे बैंक का तो आपको दोनों चीज़ें देखनी पड़ेगी। अगर देखेंगे कि किसी बैंक का नेट NPA 0 है तो अच्छी है बुरी है वो हम डायरेक्टली नहीं कह सकते, हमको ग्रॉस NPA का अमाउंट भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ग्रॉस NPA से माइनस प्रोविजन कर देंगे तो हमें नेट NPA का फिगर मिलेगा। अभी देखो रिकवरी कितनी हुई है, क्या हुआ है, राइट ऑफ इंक्लूडिंग। अभी देखो यहाँ पर राइट ऑफ का जो अमाउंट है वो कितना है, इतना राइट ऑफ किया है। 2018 में 4,000 करोड़ का राइट ऑफ किया, 19 में 13,000 का किया। और इसके लिए रिकवरीज कितनी हुई इस अकाउंट में, ये 621 और ये 832। ये ऐसा नहीं कि ये इसी की रिकवरी है, ठीक है, वो वैसा कन्फ्यूजन मत होने दीजिए। वो क्या है, रिकवरीज इन रिटर्न ऑफ अकाउंट्स, मतलब ऐसा नहीं कि उसी साल के अकाउंट्स, कुछ पिछले साल की भी हो सकते हैं, कुछ इस साल भी हो सकते हैं। तो जनरली अगर आप परसेंटेज देखेंगे तो ये परसेंटेज देख लीजिए, ये 10% से भी कम है, ये 8 या 9% के आसपास होगा, ठीक है। अगर हम डायरेक्टली उतना कंपेयर करेंगे कि इस साल टोटल रिटर्न ऑफ कितना किया और इस साल रिकवरीज कितनी हुई, ये आप ये जान लीजिए कि ये दोनों फिगर डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, ठीक है। ये जो रिकवरी है पिछले साल की भी हो सकती है, लेकिन अगर आप देखेंगे कि राइट ऑफ का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और ये रिकवरीज है, उस केस में बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी डाउट था। और अगर आप किसी को पूछेंगे कि सर ये राइट ऑफ वेव ऑफ में क्या डिफरेंस है, तो आपको कोई भी एक ही बताएगा कि राइट ऑफ में बैंक के पास राइट है कि वो वसूल करे या रिकवरी कर सकते हैं, लेकिन आपने ये देखा कि कितना कम रिकवर होता है। यानी कि अगर हम प्रैक्टिकल टर्म्स में देखेंगे, राइट ऑफ मतलब नियर अबाउट वो पैसा गया है। लेकिन अभी रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने जो 2-3 जो प्रोविजंस किए हैं, ठीक है, ये कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है या फिर वो IBC किया है, उसकी वजह से काफ़ी अच्छी रिकवरी हुई है, ठीक है, उसकी वजह से काफ़ी, लेकिन वो फिगर इसमें रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। वो सारा डेवलपमेंट जो है वो इस डेट के बाद हुआ है, यानी कि भूषण स्टील है, SR स्टील है, ये जो सारा जो है वो इसके अच्छे रिकवरीज आए हैं, ठीक है। ये जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है इसके लिए प्रोविजन कवरेज रेशो, ठीक है। ये प्रोविजन कवरेज रेशो मैं आगे बताऊंगा कि यहाँ पे सिंपल है कि इसका मतलब है कि आपने कितने प्रोविजंस किए हैं और आपके टोटल लोन्स कितने हैं, तो उसका जो रेशो है वो यहाँ पे दिया हुआ है। TWO मतलब क्या, ये राइट ऑफ, टेक्निकल राइट ऑफ। TWO का यहाँ पे मीनिंग है टेक्निकल रिटर्न ऑफ जो किया वो, ठीक है। अभी ये आपको पता चला यहाँ पे कि ग्रॉस NPA क्या है, नेट NPA क्या है, इसमें रिटर्न ऑफ कितना होता है और रिकवरीज कितनी आई है, ठीक है। रिकवरी जो है वो काफ़ी कम आती है। काफ़ी कम क्यों आती है, वो बहुत ऑब्वियस है, क्योंकि वो राइट ऑफ किया है, इसका इंटरनल मीनिंग है, इम्प्लिसिट मीनिंग ये है कि वो नहीं आने वाला है, इसीलिए राइट ऑफ किया है। तो हाँ, आप कहने के लिए कह सकते हैं कि हमारे पास वी हैव द ऑप्शन टू रिकवर द मनी फ्रॉम द कंपनीज,
बट देर आर एक्चुअल इन प्रैक्टिकल वेरी लेस चांसेस, अभी तक तो था। हाँ, ये जब तक ये बैलेंस शीट बनी थी, लेकिन अभी रिसेंटली जो 2020 में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, कोर्ट ने भी इंटरफेयर किया है, गवर्नमेंट ने भी काफ़ी नए नए मैकेनिज्म्स लाए, इसलिए ये बैंक्रप्सी के लिए पहले इंडिया में ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे, फिर आईबीसी आने के बाद अच्छा यहाँ पे प्रोग्रेस दिख रहा है। ठीक है, ये हो गया। अभी जो मैंने आपको बताया कि अभी देखो ये समझना हमें क्यों इम्पोर्टेंट है, जो टोटल हमने ग्रॉस एडवांसेस देखे हैं, ठीक है, ग्रॉस एडवांसेस यहाँ पे देखो, ये पिछले फिगर में हमने ये देखा था ना 48,000 करोड़, ये जो है ये क्या है, ये अमाउंट है, ठीक है, ये अमाउंट, इसको कहते हैं हम ग्रॉस एनपीए। अभी अगर हम टोटल एडवांसेस देखेंगे, ये है बैंक ऑफ बड़ौदा के, बैंक ऑफ बड़ौदा के टोटल एडवांसेस है 2018 में इतना 5 लाख करोड़, 4 लाख करोड़। अभी इसमें से टोटल एडवांसेस का दो पार्ट होता है, एक है स्टैंडर्ड एडवांसेस, मैंने बताया उसको हम परफॉर्मिंग एसेट कहेंगे, और ये है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब इस पे इंटरेस्ट आ रहा है, इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। अभी ये जो 48,000 है, इसका भी बाइफर्केशन होता है, कैसे? सब स्टैंडर्ड मतलब जिसको 1 साल हुआ है, ठीक है, डाउटफुल, इसमें 2-3 कैटेगरीज है, 2 साल तक, 3 साल तक, और ये लॉस मतलब अभी कंप्लीटली अभी इसमें से कुछ पैसा नहीं आने वाला है, ठीक है, इसमें से कुछ पैसा आने के चांसेस है नहीं, 3 साल हो गए, अभी लॉस में डाल दिया। प्रोविज़न उसमें कितना करना पड़ेगा आपको, हम आगे देखेंगे, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। टोटल एडवांसेस क्या है, उसमें के स्टैंडर्ड एडवांसेस, उसमें के नॉन परफॉर्मिंग एसेट में 3 टाइप्स, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस, और टोटल ग्रॉस एनपीए का फिगर ये है, ठीक है। अभी हम आगे देखते हैं। अभी देखो जो मैंने आपको बताया कि उसमें जो एनपीएस है उसमें हम 3 कैटेगरी करेंगे, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस, ठीक है। सब स्टैंडर्ड कौन सा है कि जो एनपीए 12 महीने के लिए एनपीए रहता है, उसको कहेंगे अब सब स्टैंडर्ड। डाउटफुल 12 महीने से ज़्यादा, ये 12 महीने ज़्यादा मतलब ये कैटेगरी में उन्होंने क्या दिया, सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में, ये कैटेगरी में 12 महीने रखता है, यानी कि टोटल 24 महीने हो गए। और लोन जो है, लोन एसेट वेयर लॉस हैज़ बीन आइडेंटिफाइड, मतलब ऐसा नहीं कि उसके लिए 3 साल ही रुकना पड़ेगा, अगर आपको 6 महीने में पता चल गया कि ये पैसा आने वाला तो लॉस कर सकते हैं उसको, ठीक है। लोन एसेट वेयर लॉस हैज़ बीन आइडेंटिफाइड बट द अमाउंट हैज़ नॉट बीन फुल्ली रिटर्न ऑफ, ठीक है, राइट ऑफ नहीं किया है तो वो वहाँ पे रहेगा, लेकिन उसके लिए प्रोविज़न पूरा करना पड़ता है। अब ये प्रोविज़न कितना करना पड़ता है हम आगे देखेंगे। अभी देखो ये है प्रोविज़न, अभी आपको यहाँ पे पता चलेगा कि बैंक राइट ऑफ क्यों करती है, ठीक है। सो दिस इज द मेन स्लाइड की जहाँ पे आपको पता चलेगा एग्जैक्टली क्या होता है। अभी देखो प्रोविज़न जो दिया है, जनरल प्रोविज़न 15% टोटल आउटस्टैंडिंग, ठीक है, कितना परसेंटेज किया है, अनसिक्योर्ड के लिए कितना है। तो देखो ये डाउटफुल जो है ना, डाउटफुल में क्या होता है कि 1 साल के लिए 25%, 1 साल से 3 साल के लिए 40%, और ये 100%। अनसिक्योर्ड पोर्शन मतलब जिसके लिए कोई सिक्योरिटी या कोलेटरल नहीं लिया है उसको कहते हैं अनसिक्योर्ड, और उसके लिए 100% प्रोविज़न करना पड़ता है, और ये है लॉस एसेट। अभी मान लो फॉर एग्जांपल कि बैंक के पास 2-3 कैटेगरी के लोन हैं, हम देखेंगे, मान लो ये है, ठीक है। अभी हम देखते हैं ये क्या है, हमारा डाउटफुल एसेट है, 1 साल हो गया है एनपीए होके, यानी कि हम इसको राइट ऑफ कर सकते हैं। अभी मान लो 100 करोड़ का लोन दिया है, ठीक है, और इसके लिए प्रोविज़न कितना करके रखा था, 25 करोड़ का। ये प्रोविज़न मतलब ये अमाउंट प्रॉफिट में से निकाल के बाजू में एक अकाउंट में रखा था, ये अकाउंट के लिए। अभी क्या किया, बैंक क्या कहती है कि यार ये तो मुझे लगता है कि ये पैसा आएगा नहीं, तो अननेसेसरीली वो मुझे बैलेंस शीट में दिखेगा 100 करोड़, है ना, 100 करोड़ दिखेगा बैलेंस शीट में, और वैसा ही रहेगा क्योंकि पैसा आने वाला नहीं है किसी भी वे से, ये मुझे पता है। अभी राइट ऑफ करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए फुल प्रोविज़न करना पड़ता है, यानी कि पहले कितना था प्रोविज़न, 25 करोड़। अभी मैं क्या करता हूँ, मेरे प्रॉफिट में से, यानी कि जो हमारा रिजर्व्स है उसमें से
मैंने 75 करोड़ इसमें ऐड कर दिए, ठीक है, प्रोविज़न में, और मैंने ये 100 करोड़ अभी प्रोविज़न इसके लिए कर दिया, 100% प्रोविज़न कर दिया। यानी कि सिंपल मीनिंग है, मैंने मेरे ही प्रॉफिट में से या रिजर्व में से पैसे निकाल के ये अकाउंट में डाल दिया और अकाउंट क्लोज कर दिया, बराबर है। मान लो ये अभी बैंक अकाउंट में है ही नहीं, बैलेंस शीट में, सिंपल सी बात है, मैंने खुद के ही रिजर्व में से लेके पैसे उस अकाउंट में भर दिए। पहले कितना दिया था मैंने उसमें, 25 करोड़ था उसमें। 25 करोड़ कहाँ था, प्रोविज़न में था ना, प्रोविज़न करके रखते हैं हम। मैंने ऑलरेडी रिटर्न ऑफ करने से पहले वहाँ पे 25 करोड़ एक अलग से अकाउंट में मैंने निकाल के रखे थे, उसको कहते हैं प्रोविज़न अकाउंट। अभी मुझे पता चल गया कि ये जो अकाउंट है ये आने वाला नहीं है, तो मैं मेरे ही प्रॉफिट एंड लॉस में से मैंने 75 करोड़ रुपए निकाले और ये अभी टोटल 100 करोड़ हो गए, और ये मैंने ये अकाउंट में डाल दिए और ये अकाउंट मैंने क्लोज़ कर दिया। अभी इसका मीनिंग क्या हुआ कि अभी वो अकाउंट मेरे बैलेंस शीट में दिख नहीं रहा है, बैलेंस शीट में नहीं है, लेकिन जो अलग सा एक मेमोरेंडम होता है या फुटनोट है या कहीं पर, तो भी उसको लिखना है मुझे क्या लिखना है कि हमें लीगल डिपार्टमेंट के लिए, लीगल डिपार्टमेंट को बोल दूंगा कि आप इसका रिकवरी चालू रखिए, ठीक है, आप कुछ इसका जो प्रोसीजर वो चालू रखिए। अभी इस साल हो गया, अभी इस साल बेनिफिट के लोग बोलते हैं ना, जो इनकम टैक्स का जो बेनिफिट है वो कैसे मिलेगा। अभी क्या हुआ, अभी देखो ये क्या है, मैंने एक्चुअल मेरे ये पैसे गए क्या बाहर, एक्चुअल में नहीं गए, ये उधर ही ये पैसे है, बस मैंने वो एंट्री करके वहाँ पे मेरे पास ही, मैंने ये थोड़ी दिया किसी को। लेकिन मेरा प्रॉफिट कम हुआ, मेरा प्रॉफिट कितने से कम हुआ, 75 करोड़ से मेरा प्रॉफिट कम हुआ। यानी कि मेरा उस ईयर में मुझे इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इतने अमाउंट से मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। और मान लो अगर 30% आप देखेंगे इसमें, तो नियर अबाउट आपको 22.5 करोड़ का बेनिफिट हो जाएगा इनकम टैक्स में। तो इसीलिए बैंक राइट ऑफ करते हैं। अभी देखो, अभी और एक बेनिफिट है, मतलब मुझे उसके बारे में किधर मिला नहीं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, मैंने बहुत जगह पे ढूंढा, लेकिन जब मैंने थोड़ा अंडरस्टैंड किया तो मुझे पता चला कि आपको बेसल नॉर्म पता है, बेसल नॉर्म, वहाँ पे CRAR होता है, ठीक है, उसको हम CR भी बोलते हैं, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो भी कहते हैं, या कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो भी कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जब मेरा 100, अगर मान लो CRAR 9% है, इसका मीनिंग क्या होता है, अगर मेरा 100 करोड़ का लोन है तो मुझे उसके लिए कैपिटल कितना चाहिए, 9 करोड़ का चाहिए, ठीक है, उसके लिए मैं 9 करोड़ का कैपिटल चाहिए। अभी मान लो कि मैंने ये 100 करोड़ का अकाउंट बैलेंस शीट में से निकाल दिया, बराबर है, इसका मतलब है अभी ये जो मेरा 9 करोड़ कैपिटल है उसके अगेंस्ट मैं नया 100 करोड़ का लोन दे सकता हूँ, ठीक है। ये बात किसी ने ज़्यादा, मतलब इसको हम कहते हैं इम्पोर्टेंस नहीं दिया और जानने का ट्राई नहीं किया। CRAR का मतलब है कि इफ़ यू हैव 900 करोड़ रुपीज़ एज अ कैपिटल, ठीक है, 900 करोड़ कैपिटल पूरा सारा मिला के, रिजर्व सब पकड़ के, तो इन दैट केस आई कैन लेंड 10,000 करोड़ ऑफ लोन। उसको कहते हैं कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो, ठीक है। डायरेक्ट लोन नहीं है, वो रिस्क वेटेड एसेट लोन है, लेकिन आप यहाँ पे वो ज़्यादा उतना डीप मत चाहिए, आप सिंपल सा कंसिडर कीजिए कि वो 100 करोड़ का लोन है। अगर मान लो अभी मेरे पास कुछ कैपिटल है नहीं एक्स्ट्रा, तो मैं इससे ज़्यादा लोन दे नहीं सकता। अगर मुझे इससे ज़्यादा लोन देना पड़ेगा तो मुझे कैपिटल इंक्रीज़ करना पड़ेगा। आप देखते हैं कभी कभी न्यूज़ पे कि बैंक कहती है हमें रिकैपिटलाइज करो, कि हमें कैपिटल दे दो, क्योंकि अगर कैपिटल नहीं होगा तो लोन नहीं दे सकते, क्योंकि ये जो 9% वो मेंटेन करना पड़ेगा। तो अभी क्या हो गया, अभी मेरे बैलेंस शीट से ये 100 करोड़ का अमाउंट ही चला गया, यानी कि वो जो मेरे 9 करोड़ रुपए थे ये कैपिटल में, जो हम उसको कहेंगे वो जो ब्लॉक था, ब्लॉक करके रखे थे मैंने, किसके लिए, ये अकाउंट, ये लोन के लिए, तो वो फ्री हो गए। तो वो जो फ्री हो गए 9 करोड़ रुपीस, उसके अगेंस्ट में फ्रेश लोन दे सकता हूँ। ये बैंक का दूसरा फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है, क्योंकि ये फ्रेश लोन मैं ऐसे दे दूंगा कि जिससे मेरा इनकम चालू हो जाएगा। अदरवाइज़ क्या था, पहले केस में वो 100 करोड़ ऐसे पड़ा था और उसके अगेंस्ट वो मेरा
ये प्रोविजन नहीं है, ये कैपिटल है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो है। इसके लिए मेरा कैपिटल जो है वो 9 करोड़ ब्लॉक था। जब तक मैं कैपिटल बढ़ाऊंगा नहीं, मैं लोन नहीं दे सकता। तो इसीलिए बैंक क्या करते हैं, ये 900 करोड़ बैलेंस शीट में से निकाल दिया और ये मेरा 9 करोड़ कैपिटल फ्री हो गया। उसके अगेंस्ट में नया 100 करोड़ का फ्रेश लोन दे सकता हूँ। और ये जाने के वजह से, ये राइट ऑफ करने के बाद मेरे एनपीए के जो फिगर होते हैं, क्योंकि वो जो ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए उसमें ये राइट ऑफ के अमाउंट्स दिखते नहीं हैं। इसलिए हम कहते हैं ना ब्लैंक बैलेंस शीट क्लीन कर दी मतलब जो सारे नेगेटिव इंडिकेटर्स है वो सारे चले गए, ठीक है। लेकिन ये केस में अगर लॉस एसेट है तो इसमें बैंक को ये इनकम टैक्स वाला फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें 100% बाजू करके रखे थे, ऑलरेडी करके रखे थे वो। और क्या किया, अभी इसको राइट ऑफ कर दिया, मतलब वो 100 करोड़ यहाँ पे 100 डाल दिए और अकाउंट क्लोज कर दिया। इस केस में इनकम टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसे टाइप में जहाँ पे ये 100% से कम है प्रोविजन, वहाँ पर इनकम टैक्स का बेनिफिट बैंकों को मिलेगा, ठीक है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है समझने के लिए, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया। मैं काफ़ी सारा रिसोर्सेज से ढूंढ के ये इन्फॉर्मेशन मैंने लिया है और आपको समझाने का मैं ट्राई कर रहा हूँ। अगर नहीं समझता है तो आप कमेंट में पूछिए मुझे, जितना मुझसे होता है मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इसमें। अभी यहाँ पे क्या लिखा है देखो, इन केस द लोन अकाउंट्स क्लासिफाइड एनपीए एंड अकाउंट मे बी रिक्लासिफाइड एज अ परफॉर्मिंग एसेट इफ इट कन्फर्म्स द गाइडलाइन प्रिस्क्राइब बाय द रेगुलेटर। मतलब अगर एनपीए है और किसी ने कहा नहीं सर अभी उसने पूरा पैसा भर दिया पीछे वाला, तो वो अकाउंट परफॉर्मिंग हो जाएगा कि यस हो जाएगा, ठीक है, आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से। और अभी यहाँ पे देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अकाउंट्स रिकवर्ड अगेंस्ट द डेट्स रिटर्न ऑफ in earlier years are recognized as a revenue in the year of recovery। इसका मतलब है अभी मैंने पिछले साल वो 100 करोड़ कर दिया राइट ऑफ, अभी अगर इस साल उसमें से 10 करोड़ रुपए आते हैं, 10 करोड़ आते हैं इस साल, तो वो क्या होगा, मेरा क्लियरली वो मेरा इनकम होगा, प्योर इनकम होगा मेरा, क्योंकि वो पैसा कहाँ से आया, वो पीछे मैंने उसको लॉस करके डिक्लेयर किया है। लेकिन अगर आता है तो अभी वो मेरे लिए, हम उसको कहते हैं डिलाइट है, मतलब मुझे अभी वो प्रॉफिट हो गया, जो आने वाला नहीं था, अभी वो इस साल में वो इनकम पकड़ के इस पे मुझे अभी इनकम टैक्स भरना पड़े, ठीक है, ऐसा है। अभी देखो, ये जैसे लोग पूछते हैं कि रिकवरी के बारे में, जो राइट ऑफ हुआ है उसकी रिकवरी का कुछ डेटा अवेलेबल है क्या, तो ये डेटा अवेलेबल है। ये क्वेश्चन पूछा था राज्यसभा में, ठीक है, राज्यसभा में ये क्वेश्चन पूछा था इस डेट को 2018 में। उन्होंने क्या पूछा था कि रिटर्न ऑफ रिडक्शन इन एनपीए ड्यू टू रिटर्न ऑफ, राइट ऑफ कितने, मतलब एनपीए कम हुआ, और इसका मतलब है राइट ऑफ किया है। इसका सिंपल मीनिंग है कि एनपीए का फिगर बैंक क्या करती है, वो बैलेंस शीट में दिखना नहीं चाहिए, इसलिए उसको राइट ऑफ कर देती है, वो एनपीए दिखता नहीं है। तो उन्होंने वही पूछा है कि ये साल में आपने कितना अमाउंट राइट ऑफ किया है और रिकवरी फ्रॉम द रिटर्न ऑफ अकाउंट्स, और उसके अगेंस्ट उस साल में आपने कितनी रिकवरी की। अगर आप देखेंगे तो ये देखो, ये साल में 2000 करोड़ किया, यहाँ पे 2000 करोड़, ये इलाहाबाद बैंक का है, 2000 किया, नियर अबाउट 2 से 3 हज़ार करोड़ का किया। रिकवरी कितनी है देखो, यहाँ पे 250 करोड़, यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब यहाँ पे रिकवरी रिटर्न ऑफ अकाउंट्स में बहुत कम आती है। ये सारा ये क्वेश्चन पूछते हैं जो राज्यसभा में, तो वहाँ पे गवर्नमेंट को आंसर देना होता है, ठीक है, स्टार्ड क्वेश्चन, अनस्टार्ड क्वेश्चन, वो टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये आंसर पार्लियामेंट में दिया है, ये मैंने राज्यसभा के वेबसाइट पे से लिया है। तो आप देख लीजिए अलग अलग बैंक में से, अगर आप में से कुछ लोग जॉब कर रहे हैं तो आप आपका बैंक का परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं, कुछ बैंक अभी मर्ज भी हो गए। अभी हम टोटल देखेंगे, अभी ये इंडिविजुअल हो गया, अभी टोटल देखेंगे क्या है। ये देखो, ये 2000 कितना है, ये 14-15 में, ठीक है, ये 14-15 में, 15-16, 16-17, 17-18 में, इतना, मतलब देखो नियर अबाउट 50, 60, 70, 80 हज़ार तक है। और उसमें रिकवरी देखो आप, ये 5000 करोड़ की, ये 8000 करोड़, ये 8000 करोड़, ये 7000 करोड़, तो यानी कि नियर अबाउट 10% से भी कम रिकवरी है। रिटर्न ऑफ में अकाउंट्स की रिकवरी 10% से भी कम है। तो ये अभी आपको पता चल रहा है कि जो लोग हम कहते हैं कि यहाँ पे रिकवरी होती है, ये वेव ऑफ नहीं है। वेव ऑफ मतलब है छोड़ दिया, वेव ऑफ मतलब बैंक कभी उनको अभी कॉल नहीं करेगा, उनसे ट्राई भी नहीं करेगा पैसा लाने का,
क्योंकि उन्होंने माफ़ कर दिया है। ये राइट ऑफ किया है, ये राइट ऑफ किया है, लेकिन इसमें रिकवरी के चांसेस है, लेकिन कितनी रिकवरी होती है आप देख लीजिए। तो ये है मेन प्रॉब्लम हमारे बैंकिंग सिस्टम का, कि जो राइट ऑफ होता है उसमें से बहुत कम पैसा रिकवर होता है। अभी ये डेटा थोड़ा पुराना है, 19-20 में या अभी आगे कंडीशन इम्प्रूव होने के चांसेस लगते हैं, क्योंकि आईबीसी का जो गवर्नमेंट ने प्रोविज़न किया उसमें से पॉजिटिव रिजल्ट्स अभी आ रहे हैं। ठीक है, ये देखो, ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ये इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन, यानी कि हम बैंक्रप्ट हो रहे हैं, बैंक्रप्सी का पहले हमारे यहाँ पे नहीं था प्रोविजन, तो ये 2016 में किया है। तो इसके लिए 2 मैकेनिज्म है, एक है NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, किसके लिए है, कंपनीज एंड LLP के लिए, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एंड DRT कहते हैं हम इसको, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, ये किसके लिए है, इंडिविजुअल्स और पार्टनरशिप के लिए। तो ये भी हमारा एग्जाम पर्पज से है। अभी इसके अंडर जो कुछ भी, और बाकी कौन सा है, ARC है, बाकी मैकेनिज्म क्या है, ARC, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, उसके बाद है लोक अदालत। ठीक है, जो बैंक में उनको पता होगा, लोक अदालत जनरली पर्सनल लोन, छोटे छोटे लोन्स के लिए ब्रांचेस लेवल पे होता ही है। तो ये मैकेनिज्म आने के बाद अभी इसका थोड़ा थोड़ा अच्छे रिजल्ट्स दिखने चालू हुए। ठीक है, अभी ये जो मैंने बताया था ना, टैक्स का बेनिफिट, राइट ऑफ सच एडवांसेस एंड क्लेम सच टैक्स बेनिफिट्स, ये मैंने RBI के अलग अलग जो सर्कुलर्स है उसमें से लिया है। और ये जो बेनिफिट्स है ये इनकम टैक्स एक्ट में दिया हुआ है, कि ये जो राइट ऑफ करने के बाद आप उसकी वजह से जो आपका प्रॉफिट कम होता है, मैंने बताया आपको वो 25% प्रोविज़न और 100% प्रोविज़न में कैसा वो आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, उसका बेनिफिट मिलता है यहाँ पे IT एक्ट 1961 के हिसाब से। तो ये यहाँ पे दिया है, पॉज करके आप थोड़ा पढ़ सकते हैं। अभी यहाँ पे क्या दिया है, whenever NPAs are reported RBI, the amount of technical return of, if any, should be reduced from the outstanding gross advances and gross NPAs। इसका मतलब है कि जब बैंक रिपोर्ट करेगी RBI को, तो उसमें से उन्होंने लिखा है कि आपको राइट ऑफ का अमाउंट नहीं दिखाना है, टू एलिमिनेट एनी डिस्टॉर्शन इन द क्वांटम ऑफ NPA बीइंग रिपोर्टेड। अभी इस पे मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन लगता है कि ऐसा क्यों, राइट ऑफ का भी अमाउंट बताना चाहिए, तभी पता चलेगा कि बैंक अच्छा काम कर रही है कि नहीं कर रहा, अदरवाइज वो बस राइट ऑफ करती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे RBI ने लिखा है कि आप जब ग्रॉस NPA बताएंगी RBI को, तो उसमें से राइट ऑफ नहीं दिखाना है। ठीक है, टेक्निकल राइट ऑफ उसमें से माइनस करना है। तो यानी कि आप अगर कभी भी कोई बैंक का बैलेंस शीट देखेंगे एज ए इन्वेस्टर, तो आप देखेंगे ग्रॉस NPA कितना है, और आपको दिखेगा यार कितना अच्छा, ग्रॉस NPA बहुत कम है, लेकिन उसमें राइट ऑफ का अमाउंट नहीं है, तो आपको वो आप जज नहीं कर सकते कि बैंक कैसे फाइनेंशियली परफॉर्म कर रही है। ठीक है, तो इसमें अभी गवर्नमेंट को, बैंक्स को, RBI को इसमें सोचना पड़ेगा। ठीक है, ये अभी आपको पता चल गया। अभी देखो यहाँ पे ये जो रिपोर्ट है, ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में बैंक को भेजना है RBI को। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ग्रॉस एडवांसेस, ये देखो, एक्सक्लूडिंग टेक्निकल रिटर्न ऑफ, मतलब उन्होंने कहा है ग्रॉस एडवांसेस मुझे बताओ कितना है। ग्रॉस एडवांसेस में ये राइट ऑफ का अमाउंट, यानी कि जो हमने लास्ट केस में बताया कि 100 करोड़ मैंने निकाल दिया बैलेंस शीट से, वो ग्रॉस एडवांस में नहीं पकड़ना है। ये ग्रॉस NPA है, ये भी ग्रॉस NPA में टेक्निकल राइट ऑफ नहीं पकड़ना है। यानी कि ये जो इसके बाद आपके जो रेशोज आएंगे वो भी अच्छे दिखेंगे। इसलिए हम कहते हैं ना कि बैलेंस शीट को हम क्लीन कर रहे हैं, मतलब वो जो गंदा है, बुरा चीज़, वो हम निकाल दे रहे हैं अकाउंट से, बैड थिंग्स, और अच्छी चीज़ रखेंगे, यानी कि इन्वेस्टर को अच्छा दिखेगा। लेकिन रियल सेंस में जिसको इन्वेस्ट करना है, जिसको स्टडी करना है कोई भी बैंक के फाइनेंशियल पोजीशन का, तो आपको उसका रिटर्न ऑफ अमाउंट कितना है वो सारा उसमें देखना पड़ेगा। ठीक है, प्रोविजन कवरेज रेशो, अभी ये प्रोविजन कवरेज रेशो है, मतलब कितना प्रोविजन करके रखा आपने, प्रोविजन हेल्ड फॉर NPA डिवाइड बाय ग्रॉस NPA। ठीक है, मतलब ग्रॉस NPA, इसका मतलब है आइडियली 70% चाहिए। इसका मतलब है अगर आपका ग्रॉस NPA 100 करोड़ है, 1000 करोड़ है, तो आपके पास NPA 700 करोड़ है। तो कभी कभी इसमें क्या है, प्रोविजन कवरेज रेशो में, अभी जो रिसेंटली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आया था उसमें से उन्होंने बताया कि ऑल इंडिया, ऑल शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स में 61% रेशो है हमारे ऑल इंडिया लेवल का। कभी कभी इसमें रिटर्न ऑफ का अमाउंट लेते हैं यहाँ पर एक्सक्लूडिंग, कभी कभी नहीं लेते। ठीक है, ये प्रोविजन
कवरेज रेशियो, कितना प्रोविजन है, जितना ज़्यादा प्रोविजन उतना अच्छा। ये किस लिए करते हैं, जैसे मान लो 100% प्रोविजन है तो जितना लॉस होने के बाद बैंक प्रॉब्लम में नहीं आएगी, इसका मतलब ये है। लेकिन आइडियली सबका सब नहीं होता है ना, कभी भी सबका सब थोड़ी एनपीए जो है 100% का 100% थोड़ी जाएगा, कुछ ना कुछ रिकवर होगा। तो इसलिए 70% आइडियली जो है वो अच्छा है, 70% अच्छा है। और हमारे इंडस्ट्री का भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक का 61% है। तो मेजर अभी यहाँ पे जो मैक्सिमम पोर्शन हमारा था वो हमने राइट ऑफ पे लिया है। अभी वेव ऑफ पे देखो क्या कहते हैं, हमारे जो एक्स गवर्नर थे रघुराम राजन, उन्होंने ये कहा है कि एग्रीकल्चर लोन वेवर शुड नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ अ पोल प्रॉमिस। अभी जैसे हमने रिटर्न ऑफ देखा, अभी जो रिटर्न ऑफ का जो डिसीजन है ना वो लेती है बैंक, उसमें आरबीआई का और गवर्नमेंट का कुछ रोल नहीं है। और जनरली जो वेव ऑफ का डिसीजन होता है वो गवर्नमेंट लेता है, स्टेट गवर्नमेंट लेता है या सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है। और मैक्सिमम टाइम पे ये एग्रीकल्चर का ही होता है लोन वेवर, यानी कि कर्जा पूरा माफ़ कर दिया। एंड इस केस में बैंकों को आरबीआई गवर्नमेंट की तरफ से पैसा मिलता है, ठीक है। यानी कि आपको पता होगा पहले कुछ 72 या 60,000 करोड़ का वेव ऑफ किया था लोन वेवर, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट वो बैंकों को पैसा देगी। लेकिन उन्होंने यही कहा है कि वो अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि क्या है, मान लो कुछ जो फार्मर्स है जो रेगुलरली पे कर रहे हैं, तो उनको तो बुरा लगेगा, यार फिर मैंने अगर नहीं पे किया होता तो मैं फ़ायदे में रहता। तो इससे क्या हो जाएगी कि गवर्नमेंट फार्मर्स को आदत लग जाएगी कि लोन ले लो और फिर आपको वो चुकाना नहीं है। तो इसकी वजह से वो उसका चुकाना नहीं है, मतलब वो आदत पड़ जाएंगी, वो देंगे नहीं पैसा, और बैंक भी फिर रिलक्टेंट हो जाएगी फार्मर को लोन देने के लिए। तो इसीलिए इनका ऐसा कहना है कि आप गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऐसा मत करने दो कि आप, जनरली अनाउंसमेंट होता है कि हम आपके सारे कर्जा माफ़ कर देंगे, और ये सारा कर्जा माफ़ कहाँ से होगा, ये बजट से होगा। ये जो हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा और जो टैक्स पेयर का जो मनी है वो वहाँ पे जाएगा। मतलब जिनको ज़रूरत है उस केस पे गवर्नमेंट अलग अलग वे से भी मदद कर सकता है या उनको हेल्प कर सकता है। लेकिन अगर ये रेगुलर प्रैक्टिस हो गई तो फिर कोई भी फार्मर जिसकी कैपेसिटी है वो भी लोन रीपे नहीं करेगा, और फिर उस एंगल से वो ज़्यादा प्रोडक्टिव भी नहीं होगा। लोन रीपे कौन करता है, जो अच्छा काम करता है, अच्छा प्रोडक्टिव करता है, वही रीपे करेगा मैक्सिमम टाइम पे। कुछ नेचुरल कैलेमिटी से हो सकता है, ड्रॉट से, लेकिन ऐसी प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए, इनका कहना है। तो ये जो टॉपिक था इसमें हमारा लोन वेवर का पोर्शन बहुत कम था। लोन वेवर में दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक चीज़ है ये मोस्टली एग्रीकल्चर लोन के लिए होता है, और ये स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, और वो उनके बजट से, उनके फाइनेंसेस से उनको बैंक को पैसा देना पड़ता है, ठीक है। और ये करने के बाद बैंक को पैसा नहीं, फिर वो बैंक को रिकैपिटलाइज करो, ये करो, इस तरीके से बैंकों को वो पैसा देते हैं, ठीक है। तो ये सारा जो टॉपिक है आप एक दो बार फिर से देख लीजिए, और मैंने जो फेसबुक पे आपने डाउट्स पूछे थे वो भी डाउट्स इसमें इंक्लूड किए हैं। अगर नहीं इंक्लूड किए होंगे तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर कुछ एक्सप्लेनेशन में मुझसे कुछ गलती हो गई तो आप भी वो पॉइंट आउट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे बुरा लगेगा, आप भी सीख रहे हैं और मैं भी सीख रहा हूँ। तो थैंक यू वेरी मच।